तो अब इससे से लिखो सेंट्रल टेंडेंसी इज द central tendency is the representative central tendency is the representative value of given group of data given group of data given group of data देखा ये पहला मतलब समझ में आ रहा है क्या है वो एक नंबर है जिससे हम पूरे डेटा को बता सकते हैं बात समझा नंबर वन नंबर टू अब इसी में नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो वी हैव फॉलोइंग we have following represented we have following central tendencies we have following central tendencies we have following central tendencies number 1 mean number 2 median नंबर 3 मोड एक्चुअली इसमें आगे आता है हार्मोनिक मीन फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन लेकिन आपको नहीं पढ़ाया जाता तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ जितना है उतना ही छोड़ देंगे क्या मीन मीडियन एंड मोड अब ये अर्लियर यानी कि हम 10th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर इसके लिए हम नहीं जा रहे लेकिन सम आएगा तो वहां पे मुझे बताना ही पड़ेगा तो फिलहाल तो ये आ गया हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी इसका डेफिनेशन समझा 3 होता है ये समझा अब नेक्स्ट हेडिंग डालो डिस्पर्जन डिस्पर्जन अब इससे पहले कि मैं लिखूं जरा बोर्ड पे ध्यान दे और वाई डैश ठीक है हमारे पास दो वैल्यूज हैं या एक्सेस है उस पर अलग अलग पॉइंट मार्क कर रहा हूं मैं अब यहां पर या फिर चलो अभी मैं आपको डबल वेरिएबल की जगह सिंगल वेरिएबल ही देता हूं हमारे स्कोर्स आए स्टूडेंट्स के और ये हमने मार्क किया स्कोर्स और यहां पर वो सेंट्रल मेजर है जो डार्क पॉइंट से दिख रहा है एक डार्क पॉइंट बीच में मार्क किया बाकी चारों इसकी तरफ डेटा फैला हुआ है ये क्या है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू अब यानी कि ये मीन हो सकता है मीडियन हो सकता है या फिर मॉड हो सकता है अब इसके चारों तरफ डेटा फैला हुआ है ना या क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या है बात समझा एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज डिस्पर्जन इसी को क्या बोलते हैं डिस्पर्जन तो डिस्पर्जन क्या है डिस्पर्जन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी बात समझा बहुत सिंपल मैं क्या कह रहा हूं क्या है यहां पर डिस्पर्जन तो डिस्पर्जन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अराउंड द अब यानी कि वो मीन होगा तो मीन के चारों तरफ कैसे फैला हुआ है या फिर मीडियन के चारों तरफ या फिर मॉड के चारों तरफ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है बात समझा किसी को डाउट है बात समझ में आ रहा है तो अब लिखो इसका डेफिनेशन dispersion is the distribution साथ में एक और वर्ड लिख लेना स्कैटर्डनेस बिखराओ या फैलाओ scatteredness तो dispersion is the distribution or scatteredness of data around the central measure सेंट्रल टेंडेंसी कर दो मेजर की जगह सेंट्रल टेंडेंसी दोनों वैसे सेम ही है मेजर लिखो या फिर टेंडेंसी अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी
समझ में आया? तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि मीन मीडियन मोड के चारों तरफ डेटा कैसा फैला हुआ, इट इज नोन एज डिस्पर्जन, यानी कि डेटा कैसा फैला हुआ है। अब यहाँ पर आ गया, अब नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, we have two types of dispersion. Number one, absolute dispersion. Number two, relative dispersion. So we have two types of dispersion. Number one, absolute dispersion. Number two, relative dispersion. वो लिख के अब इसको हम मैं डिफाइन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है डेफिनेशन का। अब क्या है एब्सोल्यूट, यानी कि सिर्फ आपको डिस्पर्जन यानी कि डेविएशन देखना है। Here we write only deviation, तो इसे क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट। कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, किससे, सेंट्रल मेजर से, बात समझा क्या? लेकिन वो अगर आप परसेंटेज में बता रहे हो, डिस्पर्जन किसमें बता रहे हो, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव डिस्पर्जन। याद रहेगा क्या, एक में सिर्फ क्या है डिस्टेंस है या फिर डेविएशन है, और दूसरे में क्या है परसेंटेज। तो एक आपके पास थोड़ा जगह है इधर, मार्क ओनली डेविएशन, ऐसा लिखो, मार्क ओनली डेविएशन, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मार्क ओनली डेविएशन। और दूसरे में लिखेंगे मार्क डेविएशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, mark deviation in terms of percentage। बात समझा? अब ये तो हो गया एक, हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, क्या है सिर्फ डेविएशन लिखना है, और रिलेटिव डिस्पर्जन क्या है डेविएशन लिखना है किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब आते हैं यहाँ पर क्या क्या मेजर्स हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया सबके पास लिख के। अब नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो, we have following, we have following measures of dispersion, we have following measures of dispersion। बोर्ड से प्रॉपर लिखना, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद लिखना, आप अभी मत लिख लेना। तो अगर आप देखें, मैंने दो कॉलम में नोट किया, पहला कॉलम एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और दूसरा रिलेटिव डिस्पर्जन। अब जो पहला मेजर है उसमें इट इज रेंज, क्या है रेंज, और यहां पर है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, यानी एक तरफ रेंज तो दूसरी तरफ क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट किस में जा रहा है रिलेटिव में, जबकि रेंज सिर्फ किस में आ रहा है एब्सोल्यूट। नंबर 2, क्वार्टाइल डेविएशन, तो यहां पर है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि समझेगा क्वार्टाइल डेविएशन। तो दूसरा क्या है क्वार्टाइल डेविएशन, और उसका रिलेटिव क्या है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। नंबर 3, मीन डेविएशन, तो इधर क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये भी हो गया, मैंने अभी मना किया था लिखने को, लिख रहे हो, मैं अभी आपसे पूछूंगा फिर बाद में। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन,
और यहां पर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कि आप जो बोलेंगे वही, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो उधर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि वेरिएशन, तो वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेते हैं। तो इसका मतलब अपने पास कितने टॉपिक है यहाँ पर, 4, और मल्टीप्लाई 2 किया तो 8, यानी कि पेयर में आएगा रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टर डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड। तो एक्चुअली आपके यहाँ पर चैप्टर को शॉर्ट रखा है, मीन डेविएशन उड़ा दिया क्योंकि वो बहुत टफ जाता है, इन्होंने उधर ही गैप कर। आपका एक सबसे अच्छा काम क्या, बुक के अंदर जितना टफ था सब निकालते चले गए, लेकिन उसके बाद भी मैथ्स टफ का टफ ही रह गया। भले ही बुक उनका पहले इतना मोटा था, उसका 1/3 हो गया, लेकिन मैथ्स वैसा ही सब। तो अब ये हमारे पास टॉपिक हमको पढ़ना, तो एज इट इज नोट करो, फिर एक एक करके स्टार्ट करेंगे। चलो हो गया कंप्लीट। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एक रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, सिंपलेस्ट टॉपिक है। अच्छा दूसरा एक बात ध्यान रखना, क्वार्टाइल डेविएशन जो हमने क्वार्टाइल्स पढ़ाए थे Q1 Q2 Q3, उसके ऊपर बेस्ड है, तो ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर एक दो सब मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं आपसे पूछना, नॉर्सी का टेस्ट लिया था हमने और हालत कितनी अच्छी है वो मुझे मालूम है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। पहला टॉपिक रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो अब हमारे पास आज का हमारा जो चैप्टर के लिए फर्स्ट फॉर्मूलेज है उनके लिए, रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। बोर्ड पे ध्यान रखना, आर, आर मतलब रेंज इज इक्वल टू क्या लिखा, एच माइनस हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, सबसे इजीएस्ट फॉर्म, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। तो मैंने रेंज क्या लिखा, एच माइनस, अगर आप
कोएफिशिएंट ऑफ आर लिख रहे हैं, तो इट इज h माइनस l अपॉन h प्लस और h माइनस l अपॉन h प्लस l इंटू, अगर परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और अगर डेसिमल में तो ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो आपके यहाँ मोस्ट ऑफ टाइम डेसिमल में है और आपकी बुक में शायद है ही नहीं सिर्फ रेंज के बारे में। तो r इज इक्वल टू क्या लिखा, h माइनस l। अब यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या लिखा, हाईएस्ट वैल्यू, l इज इक्वल टू लोएस्ट वैल्यू। नोट करो जरा। चलो हो गया कंप्लीट। अब मैं यहां पर 3 तरह के सम्स अपनी तरफ से लिख रहा हूं और हम उसमें सिर्फ क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेंज। ठीक है, तो अब ऐसा लिखो, एग्जांपल मेरे साथ साथ स्टार्ट करो। एग्जांपल, फाइंड आर एंड कोएफिशिएंट ऑफ आर for the following. Find R and coefficient of R for the following. Number 1, 10, 12, 20, 18, 17, 5 or 10. Number 2, X and F, 5, 10, 15, 20, 25. Frequency 7, 10, 12, 8, 4. Number 3, class, interval and frequency 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 10, 12, 15, 10. और जरा बोर्ड से प्रॉपर लिखा करो, मैंने कोई कॉमास मार्क नहीं किया बीच में, रैंडमली कुछ भी लिखो मत। आप जब बोर्ड से लिखते हो तो आपने पूरा पैटर्न में फॉलो करना है, वरना आप एग्जाम में जाके कुछ भी लिखेंगे और उधर जाके 0 होता जाएगा आंसर्स में। तो 3 सब मैंने लिखे और आपको अगर ध्यान हो, सिंपल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, ग्रुप डेटा, 3 ही होते हैं, तीनों लिखे। अब पहले पार्ट का सॉल्यूशन ध्यान देना। नंबर 1 बोलो, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, है ना, एंड विच वन इज द लोएस्ट,
तो लिखो here h equal to 20, l is equal to 5. कोई डाउट किसी को? अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट सबका हुआ लिख के r equal to h minus l, तो 20 minus 5 15। और ये कॉलेज क्वेश्चन पूछेंगे आप, व्हाट इज द रेंज, हो गया कर, समझा? अब अगर आपको कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ r, क्या लिखा था फॉर्मूला, h माइनस l अपॉन, हम डेसिमल में लिख, तो h का वैल्यू क्या है अपने पास 20 माइनस 5 और 20 प्लस 5। बात समझ में आ रहा है ना? विदाउट कहां क्या रिप्लेस होगा? अब यहां पर 20 माइनस 5 कितना, और 20 प्लस 5 कितने टाइम कैंसल, 5 3 जा 5 5 जा 3 अपॉन 5 0.6। पहला पार्ट किसी को डाउट है क्या? समझ में आया? तो आर एच माइनस एल, यानी कि अगर सिंपल डेटा है सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है विच वन इज द हाईएस्ट वैल्यू, विच वन इज द लोएस्ट वैल्यू, राइट एच एंड एल एंड देन यूज द फॉर्मूला। अब इसमें पार्ट नंबर 2, चलो जरा अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हियर अब की बार बोलो हाईएस्ट वैल्यू क्या है अपने पास 25, लोएस्ट वैल्यू 4, इट इज द वैल्यू, इट इज द रेपिटेशन, ये रेपिटेशन होता है। 5 के नीचे 7 लिखा है, इसका मतलब 5 रिपीटेड 7 टाइम्स, वैल्यू 7 5 है। 10 के नीचे 10 लिखा है, 10 रिपीटेड 10 टाइम्स, 15 रिपीटेड, तो सबसे छोटा वैल्यू 5 है ना, और सबसे बड़ा वैल्यू देखो आगे तो मालूम है ना, h और l के बाद नेक्स्ट r इज इक्वल टू h माइनस l। और अगर कोएफिशिएंट लिखना है तो कोएफिशिएंट ऑफ r h माइनस l प्लस h प्लस l, यानी कि 25 माइनस 5, 25 प्लस 5 20 अपॉन 30, ये 0.66 जाएगा, मैंने 7 कर दिया है। चलो सेकंड पार्ट हो गया क्या कंप्लीट? किसी को डाउट? तो सिंपलेस्ट था अपने पास, वापस एच और एल लिखने के बाद तो कुछ बचता नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, अब की बार देख के बताओ विच वन इज द हाईएस्ट वैल्यू, यस 50। डेटा कहां से शुरू हुआ 10 से, तो h इज इक्वल टू 50, l इज इक्वल टू 10, बाकी लिख लो अपने आप। तो therefore r is equal to h minus l, यानी कि 50 minus 10 is equal to 40। Coefficient of r is equal to h minus l, h plus l, 50 minus 10, 50 plus 10, 40 upon 60, that is again, और ये 0 2 by 3 यानी 0.67। अब बताओ मुझे समझ में आ रहा है क्या? किसी को डाउट? तो कैसा कैलकुलेट करना है रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, एकदम सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है।
कर दो इसको। अब जरा टेक्स्ट बुक ओपन करो और फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करो। एक ही एक्सरसाइज नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा, एक बात और, बुक के अंदर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट यूज हुआ है। क्या यूज हो रहा है? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? समझ में आएगा? तो अगर कॉलेज में सिखाते हो एल और एस यूज कर रहे हो तो क्लियर है। लार्जेस्ट एल यानी हम एच लिख रहे हैं हाईएस्ट, और हम क्या लिख रहे हैं साथ में लोएस्ट, वो क्या लिख रहा है स्मॉलेस्ट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास। अब आ जाए नेक्स्ट, मुझे जरा एक बुक दो। एक्सरसाइज, और ये पहला क्वेश्चन क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, हो जाएगा ना? बोलो विच वन इज द हाईएस्ट वैल्यू? बिल्कुल, और लोएस्ट वैल्यू 250, दोनों लास्ट में साथ में लिख दिए, उतना भी टेंशन नहीं लिया इन लोगों ने। तो माइनस करेंगे रेंज मिल जाएगा, कोएफिशिएंट चाहिए नहीं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है? द फॉलोइंग डेटा गिव्स नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक डन बाय अ रादर ड्यूरिंग अ वीक, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। सिंपल है ना क्वेश्चन? Which one is the highest value? 21. Which one is the lowest? 10. Last में 21 is the highest, 10 is the lowest. तो समझ में आ रहा है? 21 minus 10 11. अब आ जाओ नेक्स्ट। Find the range of the following data. Which one is the highest? 72. Which one is the lowest? 62. तो रेंज क्या? H minus L. तो 72 minus 62 10. फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप होंगे। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकते होमवर्क में, और अगर नहीं मिला